जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर, सिविलियन पेंशनर और स्टेट पेंशन पे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है उस पे मैट्रिक्स में किस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब 8वां पे कमीशन आएगा तो उस टाइम क्या फिटमेंट फैक्टर यूज हो सकता है। दोस्तों सिर्फ मैंने एज्यूम किया है वो फिटमेंट फैक्टर, अब हो सकता है कि उससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर यूज हो या उससे कम फिटमेंट फैक्टर यूज हो। सिर्फ समझाने के पर्पज से ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जब 8वां पे कमीशन आएगा तो वो 1/1/2026 से लागू होगा। दोस्तों पे कमीशन जब भी बनाया जाता है तो एक बात उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है डीए रेट। मान लीजिए 8वां पे कमीशन 1/1/2026 से लागू होगा तो दोस्तों 31/12/2025 में क्या डीए रहा, कितना परसेंट डीए रहा 31/12/2025 को, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एक पे कमीशन को बनाने के लिए। तो दोस्तों जो 8वां पे कमीशन बनाया जाएगा इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि 31/12/2025 में कितना परसेंट डीए रेट चला। तो दोस्तों मैंने एक नोटिंग तैयार करी, जैसा मैंने आपको बताया, यह मैं आपको समझा रहा हूं लैपटॉप पे 8वें पे कमीशन के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपकी भी कुछ राय है, आपके भी कुछ कमेंट हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या आपके जो सुझाव हैं वो भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसे में एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं नए नए टॉपिक पे। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की तरफ, हम बात करते हैं 8वें पे कमीशन के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है उसमें किस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं तो थोड़ी सी डिटेल में आपको वो भी दे देता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं सब चीज लैपटॉप पर। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए दोस्तों जो मैंने नोटिंग ड्राफ्टिंग बनाई है वो मैं आपको समझाता हूं। तो टॉपिक है मेरा 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसे 8वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और वेतन मान की गणना में लागू किया जाएगा। इस फिटमेंट फैक्टर का उपयोग मौजूदा 7वें सीपीसी वेतन को 8वें सीपीसी वेतन में रिवाइज करने के लिए किया जाएगा या फिर संशोधित करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों जब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो उस टाइम हमें एक नया फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो नया फिटमेंट फैक्टर हमें मिलेगा 8वें पे कमीशन में, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे पेंशन कन्वर्जन के लिए। तो हम पेंशन कन्वर्जन करेंगे 7वें से 8वें पे कमीशन में जाने के लिए, यानी उस टाइम पेंशनरों की जो 7वें पे कमीशन की बेसिक पेंशन रही होगी उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के साथ एक नई पे मैट्रिक्स भी बनाई जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। 7वें वेतन आयोग ने एक सरकारी कर्मचारी के 6 सीपीसी वेतन को 7 सीपीसी में संशोधित करने के लिए एक समान गुणन कारक के रूप में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अभी जो हम पेंशन कन्वर्जन करते हैं वो करते हैं 6 से 7 सीपीसी में, तो हम जो फिटमेंट फैक्टर यूज करते हैं वो करते हैं 2.57। पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रत्येक चरण में वेतन निर्धारण गणना को बहुत सरल बनाने के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा पे मैट्रिक्स का एक नया प्रारूप विकसित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 और 2.81 का उपयोग 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में किया जाता है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे मैंने बताया था कि जो 7वें पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स है किस तरीके से उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और समझा देता हूं इसमें।
सातवें वेतन आयोग ने पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 और 2.81 का इस्तेमाल किया है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि विभिन्न वेतन स्तरों के लिए 6 विभिन्न फिटमेंट फैक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि 7 CPC की जो पे मैट्रिक्स है उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर क्यों यूज़ करें हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं दोस्तों कि क्यों 7 CPC की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल इसलिए करा गया 7 CPC की पे मैट्रिक्स में ताकि जो बेसिक पे है वो अलग अलग हो, सबकी अलग अलग बड़े, सबकी एक समान ना रहे बेसिक पे, इसलिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करा गया। आगे जानते हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर क्यों इस्तेमाल करा गया। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग फिटमेंट फॉर्मूला इस्तेमाल करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। जो सातवें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने सही लिखा है कि आप अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज करें पे मैट्रिक्स में। छठे CPC में PB1, PB2, PB3 और PB4 वेतनमान के बीच वेतन में वृद्धि के माध्यम से अंतर करने के लिए इस पद्धति को अपनाया गया था। इस प्रकार आयोग ने सोचा कि सातवें वेतन आयोग में पदों के वर्गीकरण के अनुसार वेतन का युक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है। तो एकमात्र कारण यह भी था कि छठे CPC में PB1, PB2, PB3, PB4 वेतनमान के बीच वेतन में वृद्धि के माध्यम से अंतर करने के लिए इस पद्धति को अपनाया गया। लेकिन पेंशन कन्वर्जन के लिए सिर्फ हमें एक फिटमेंट फैक्टर दिया, वो है 2.57। लेकिन पे मैट्रिक्स में ये सारे फिटमेंट फैक्टर यूज करें। आगे चलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों कैसे आएगा आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में हम बात करते हैं। महंगाई भत्ते की दर मुख्य कारक है जो 8वें CPC फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा मैंने आपको अभी वीडियो में भी बताया था कि जो भी पे कमीशन आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि DA रेट क्या था पिछले महीने। जैसे मान लीजिए अगर 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन आ रहा है तो इससे पिछले महीने क्या DA रहा होगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक नया वेतन आयोग जारी करने के लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। महंगाई भत्ते की दर मुख्य कारक है जो 8वें CPC फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे मैंने आपको बताया DA रेट एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी वेतन आयोग के गठन के लिए। एक नया वेतन आयोग के गठन के लिए DA रेट इंपॉर्टेंट है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की प्रभाव तिथि 1/1/2026 से होगी। जैसे मैंने आपको बताया 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग आएगा। इसलिए नए वेतन आयोग में संशोधित वेतनमान लाने के लिए इस तिथि तक के महंगाई भत्ते की दर को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद निष्प्रभावी महंगाई भत्ते की दर को मौजूदा मूल वेतन में मिलाना होगा। जैसा कि हमें इस DA तटस्थता को ध्यान में रखते हुए नए संशोधित वेतन की गणना करने की आवश्यकता है। 8वां वेतन आयोग नए संशोधित वेतन को प्राप्त करने के लिए एक फिटमेंट फैक्टर या फिर गुणन कारक का प्रस्ताव करेगा। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के साथ एक पे मैट्रिक्स भी बनाई जाएगी 8वें पे कमीशन की। तो दोस्तों जैसा 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन आएगा तो इससे पिछले महीने यानी 31/12/2025 को क्या DA है वो इंपॉर्टेंट बात है। कितना % DA उस टाइम है, उसके तहत 8वां पे कमीशन आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
चूंकि आठवें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1/1/2026 होगी, इसलिए आठवें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने के लिए इस तिथि को डीए की दर को ध्यान में रखा जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, यदि वेतन आयोग वेतन संशोधन में किसी भी वृद्धि की सिफारिश करता है जिसे आठवें सीपीसी फिटमेंट फैक्टर में शामिल किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आठवें वेतन संशोधन में वेतन आयोग कितने कितने न्यूनतम वेतन की सिफारिश करेगा। न्यूनतम वेतन का निर्धारण 15वें श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानदंडों और डॉक्टर एक्रोयड की सिफारिशों के अनुसार एक परिवार के लिए बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं का उपयोग करके किया जाएगा। डीए गणना में उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सहित न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने में कई कारक शामिल हैं। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिटमेंट फैक्टर की, डॉक्टर एक्रोयड की सिफारिशें। इनकी सिफारिशों के अनुसार ही कोई भी नया फिटमेंट फैक्टर जारी होता है, और यह भी होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग, जो भी न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने में शामिल होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पिछले वेतन आयोगों का फिटमेंट फैक्टर, जो इससे पिछले जो वेतन आयोग थे उस टाइम क्या फिटमेंट फैक्टर था, ये हम जानते हैं। फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोगों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि का प्रतिशत हम देखते हैं। तो वेतन आयोग फोर्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.98 + 100, तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 27.6, 27.6%। और कितना न्यूनतम वेतन? 750। फिर कितनी बड़ी न्यूनतम वेतन? 2550 फिफ्थ सीपीसी में, और फिटमेंट फैक्टर था 1.86, और प्लस ग्रेड पे, ये ग्रेड पे शामिल हुआ छठे पे कमीशन का। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 31%। तो टोटल हो गया न्यूनतम वेतन 2550, 750 से बढ़कर। फिर 6 सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर, 54% की वृद्धि हुई, और कितना हो गया? 7000। फिर 7 सीपीसी में 1.96। दोस्तों, ये एज्यूम किया है मैंने, यानी जब 8वां पे कमीशन आएगा तो हम 7 सीपीसी की जितनी भी बेसिक पेंशन है उसका हम कन्वर्जन करेंगे 1.96 को लेकर। ये मैंने एज्यूम किया है। ये है नया फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन का। तो इसके अकॉर्डिंग हम पेंशन रिवीजन करेंगे 7 से 8 सीपीसी में जाने के लिए। तो कितना हुआ? 14.29%। तो कितना हुआ? 18,000। तो दोस्तों, जब हम कन्वर्जन कर देंगे 8 सीपीसी में, 7 से 8 सीपीसी में कन्वर्जन कर देंगे इस फिटमेंट फैक्टर को लेके, तो उस टाइम 35,300 हमारी न्यूनतम वेतन मानी जाएगी 8 सीपीसी में। इसके कन्वर्जन के बाद, अब जरूरी नहीं है कि यही फिटमेंट फैक्टर हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये मैंने एज्यूम किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे। इसलिए फिटमेंट फैक्टर के निर्धारण में 31/12/2025 को महंगाई भत्ते की दर और 8वें वेतन आयोग द्वारा आने वाले न्यूनतम वेतन में वृद्धि शामिल है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 31/12/2025 में जो डीए रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फिटमेंट फैक्टर आएगा 8वें पे कमीशन का। तो डीए के निष्प्रभावी होने के बाद, यानी जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा डीए 31/12/2025 में जो चल रहा होगा, उसके बाद 8वां सीपीसी न्यूनतम वेतन 20% बढ़ जाता है, यानी 20% बढ़ जाएगा। तो 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.96 होगा यदि हम मानते हैं कि 31/12/2025 को डीए की जो दर है वो 70% है। अगर डीए 70% रहता है तो जो फिटमेंट फैक्टर होगा 8वें पे कमीशन का वो होगा 1.96। ये मैंने एज्यूम किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 31/12/2025 को क्या डीए रहा होगा। तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है।
ये सिर्फ मैंने एज्यूम किया है समझाने के लिए आपको। तो अगर 70% अगर डीए होगा उस टाइम 31/12/2025 को, तो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.96। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो 1.96 होगा, तो हम कन्वर्जन करेंगे 7 से 8 सीपीसी में जाने के लिए 1.96 से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, नॉलेज देता रहूं। इसके लिए आप शेयर भी करते रहिए दोस्तों वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।